Good evening, everyone. So, in today's class, we'll be discussing Shishir Sutra 27 major points. So, the first point is स्वभाव. स्वभाव के लिए हम क्या देखते हैं? इसमें हमें देखना है कि कौन सा शल्य हम किस तरीके से बाहर निकालते हैं. तो क्वेश्चन कैसे आएगा? लाइक अश्रु, शवथु, उद्गार, कास, मूत्र, पुरीश, अनिले. ये किस प्रकार से निकलता है बॉडी से? ये स्वभाव से बॉडी से बाहर निकलते हैं. अश्रु, शवथु, उद्गार, कास, मूत्र, पुरीश, अनिले स्वभाव से बाहर निकलते हैं. मांस अवगाढ़ और शल्य, जो मांस में अवगाढ़ गए हुए शल्य होते हैं उन्हें हम किससे निकालते हैं? बीपीवी से निकालते हैं. बीपीवी क्या हो जाएगा हमारा? पाचन, भेदन और विदारण के थ्रू इसको बाहर निकालते हैं. एंड पीड़न भी आपको वहां पे मिलता है. तो आप बीपीवी में पी को 2 लिख देंगे. बीपीवी, BP2V. सो मांस अवगाढ़ शल्य के लिए क्या बोला है? जो बहुत डीप सीटेड होते हैं मांस में, उसमें आपको कोई ना कोई पाचन द्रव्य से वहां पे लेप करना है, भेदन करना है, जरूरत पड़े तो विदारण करना है या पीड़न करके उसे बाहर निकालना है. फिर वायु के लिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु किस किसके थ्रू बाहर आ सकता है? तो वायु स्वभाव से बाहर आ सकती है, आचूषण में, और मुख के थ्रू एंड प्रवाहन से बाहर आ सकती है. इंद्रिय के सूक्ष्म शल्य जो है उनके लिए क्या बोला है? आदमापन, प्रमार्जन और परिसेचन. तो इंद्रिय में अगर कोई सूक्ष्म शल्य गया है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं फॉरेन बॉडी अगर चली जाती है आपके आई में, ईयर में, XYZ किसी भी इंद्रिय में, तो आपको आदमापन करना है, प्रमार्जन करना है या परिसेचन करना है. हम परिसेक वगैरह करते हैं, वहां पे कर्ण प्रक्षालन, प्रमार्जन करते हैं, है ना. तो इसके लिए कोड क्या याद रखेंगे? आधि प्राइम परी. आधि प्राइम परी की इंद्रिय में सूक्ष्म शल्य गया तो आधि प्राइम परी, तो आदमापन, प्रमार्जन और परिसेचन हो जाएगा. नेक्स्ट क्या कहते हैं? अन्न रूपी शल्य अगर चला जाता है तो अन्न रूपी शल्य जो है उसमें आपको वमन या फिर आपको अंगुली के थ्रू या प्रतिमर्श जो है उसको देना है. तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब कोई लोग बातें करते हुए या हंसते हुए खाना खाते हैं तो गलती से वो कहाँ चल जाता है? विंड पाइप पे चले जाता है. तो आप उसको क्या करते हैं? हेमलिच मैनेवर करवाते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा जो अनुरूपी शल्य खा लेते हैं, एक हिसाब से बहुत गले तक भर के खा लेते हैं, तो भी वमन ही कराना होता है. अंगुली अंगुली को अंदर डाल के हम वमन कराते हैं उसको. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? आहार असावधानी. आहार असावधानी और अन्न शल्य दो अलग स्टेटमेंट्स है. अगर आप श्लोक में देखेंगे तो इसको ध्यान से देखना है. आहार असावधानी में क्या बोला है? प्रधमन और कासन बोला है इन्होंने कि खास खास के उसको बाहर निकालना है और प्रधमन करना है. फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि पकवाशय में अगर कोई शल्य फंस गया है तो विरेचन करवाना है. देन नेक्स्ट आते हैं हम, अगर किसी का क्या कर दिया है? फांसी वाला कंडीशन है, तो फांसी वाले कंडीशन में वात कफ स्रोतो अवरोध होता है. तो इसका दोष प्राधान्य पूछा जाता है, कौन से दोष प्राधान्य से स्रोतस अवरोधित हो जाते हैं जब कोई ऐसी चीजें करता है, फांसी वगैरह लगा लेता है. तो वात कफ स्रोतो अवरोध होता है. उसको लक्षण क्या मिलते हैं? लाला स्राव, फेन आगमनम, संज्ञा नाश उसमें मिलता है. तो लाला स्राव, उसकी जो मुख की जीभ होती है, हमें पता है कि जिह्वा बाहर निकल आती है, उसमें मुंह से फेना आ सकता है, संज्ञा नाश तो हो ही जाएगा उसमें. चिकित्सा करने के लिए क्या बोला है? कि आपको SSSV वातहर चिकित्सा करनी है. तो वात दोष का जब इन्वॉल्वमेंट है तो वातहर चिकित्सा तो आएगी. इसके अलावा स्नेहन, स्वेदन और शिरोविरेचन हम ट्राई कर सकते हैं. अगर उसके प्राण बचे हैं तो ही हम ये कर सकते हैं. स्नेहन, स्वेदन, शिरोविरेचन एंड वातहर चिकित्सा जो है वो हमें प्लान करनी है. नेक्स्ट इज प्रक्षालन. तो व्रण दोष आशय में अगर शल्य है, अगर आपको आशय में शल्य से व्रण हो गया है तो वहां पे हम प्रक्षालन करके बाहर निकालते हैं. नेक्स्ट इज वात मूत्र पुरीश गर्भ संग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गर्भ संग है तो प्रवाहन करना है. अगर गर्भ संग हो गया है तो प्रवाहन वहां पे आपको करा के बाहर निकालना है. नेक्स्ट बोल रहे हैं कि मारुत, उदक, सविष, रुधिर, दुष्ट स्तन्य. अगर दुष्ट स्तन्य है, वायु है, जल है, उसके अलावा विष है, रक्त है, तो वहां पे आचूषण जो है वो बोला है इन्होंने करने के लिए. आचूषणम आसीन विषाणेरवा. तो आपको वहां पे आचूषण के थ्रू उसको बाहर निकालना है. नेक्स्ट आते हैं क्या? अयस्कांत. अगर अयस्कांत, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो
सिक्का या फिर कुछ भी उनको मिलता है, सब कुछ वो माउथ में डाल देते हैं। तो अयस्कांत रूपी अगर शल्य है तो अनुलोमन करना है उसका, अनअवबद्धम अकर्मणम, कर्णहीन वाले जो आपके आते हैं शस्त्र उनके थ्रू, एंड अनअल्प व्रणमुखम, ताकि वहां पे जब भी आप क्या कर रहे हैं, अगर एक इंसेशन भी लगाना पड़े तो बहुत छोटा व्रणमुख वहां पे बनाया जाता है, उस तरीके से आपको उसे बाहर निकालना है। तो इन्होंने क्या कहा, अयस्कांतेन अनुलोमनम। अयस्कांत क्या है, लोहे का टुकड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं आप क्या चुंबक जैसी चीजों का यूज करके या फिर लाक्षा जैसी चीजों का यूज करके कि वो उसमें चिपक जाए, तो अनुलोमन वहां करना है। अनअवबद्ध होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि वो अंदर गया है और आप उस जो भी शस्त्र यूज कर रहे हो उसके थ्रू भी और ज्यादा उसको ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दो। नेक्स्ट इज कर्णहीन होना चाहिए, अगर उसमें अलग से ऐसे शेप बनी हुई होगी तो उससे क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं एब्रेजन्स हो जाएंगे, जब आप उसको निकालने की कोशिश करोगे, तो वो कर्णहीन होना चाहिए। एंड व्रणमुख बनाना पड़े तो अनल्प व्रणमुख वहां पे बनाना है। हृदय अवस्थितम अनेका हर्ष, अगर हृदय में मन में कुछ है तो हर्ष उत्पन्न करना होता है उसके लिए। सो ये आपको याद रखना है, अगर शोक हो गया है या किसी और कारण से उत्पन्न है तो थोड़ा सा उसको हर्ष दिखाना है। इसमें से बहुत ही रेयर कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आप वायु का याद रखना कि स्वभाव और आचूषण दोनों ही वहां पे आता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राकृत गंध, ये वाला पूछ लेते हैं कभी कभी कि प्राकृत गंध में वात पित्त कफ और रक्त जो है उसकी क्या प्राकृत गंध होती है। तो वायु के लिए इन्होंने कहा है कि जब वात होगा तो कटु गंध, कटु जैसी आएगी, तीक्ष्ण गंध आती है पित्त में और कफ में आम, एंड रक्त में लोहित गंध आएगी। तो ये बहुत डिफरेंट है, कटु तीक्ष्ण आम, है ना। तो कफ से याद रखना, जब कफ बहुत ज्यादा होता है तो अग्नि को मंदे कर देता है, इसलिए वहां आम की अवस्था आ जाती है, तो इसमें आम आ जाएगा। नेक्स्ट इज कटु तिक्त कषाय, हम पढ़ते हैं वात को प्रकोप करता है, इसलिए कटु यहाँ आ जाएगा। और पित्त बहुत तीखा होता है, तीक्ष्ण होता है, ठीक है, तो पित्त में तीक्ष्ण आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोड याद रख सकते हैं, कतल, KTAL, ठीक है। सीक्वेंस में वात पित्त कफ रक्त, L से लोहित हो जाएगा, A से आम गंध हो जाएगी, T से तीक्ष्ण और K से कटु हो जाएगी। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों याद रखना है, इनकेस अगर आपको वहां कोड नहीं याद आता है तो आप डायरेक्ट तो लगा पाएंगे कि वात में कटु तिक्त कषाय होता है इसलिए कटु यहाँ आ जाएगा, तीक्ष्ण पित्त होता है, कफ जो होता है उसकी वजह से आम अवस्था बन जाती है तो आम है, एंड रक्त में लोहित आता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये भी पूछते हैं कि वात पित्तज अगर द्वंद्वज वाला होगा तो गंध कैसी होगी, तो लाजा गंधी वहां पे आपको मिलेगा वर्ण में। अगर पित्त कफज वर्ण होगा तो वहां पे तिल तेल के समान आपको एक पंजन सी ओडोर आएगी। फिर अगर वात कफ होगा तो वहां पे अतसी की समान आएगी। तो इसको कैसे याद रखना है, ये क्या है, ये लता बनी हुई है यहाँ पे, बेल जो होती है हमारी, तो इसमें सीक्वेंस में आपको लता लिखना है, LTA, ठीक है। लता के सामने आपको सीक्वेंस में अपने दोष लिखने हैं, जब हम द्वंद्वज दोष की बात करते हैं तो वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ, जब आप सीक्वेंस में लिखेंगे आपका आंसर निकल जाएगा, चाहे वो कुछ भी पूछे। ठीक है। नेक्स्टली हम आते हैं सूत्र 29 जो है, वहां पर इन्होंने बताया है कि अगर इवन नंबर ऑफ डेज बचे हुए हैं तो मृत्यु हो जाती है पेशेंट की। ऑड नंबर में अगर बोलता है जो भिषक है कि डेज बचे हैं तो उसकी लाइफ कहीं ना कहीं बच जाएगी। इस तरीके से इन्होंने बोला है कि दूत जो है उसके बोलने के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया जाता है, वर्ड्स जितने भी वो बोलेगा इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। ये सब क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, दे आर इररेलेवेंट नाउअडेज। ठीक है, ये हम याद कर चुके हैं, छेदन भेदन कहाँ पे किस वाले रोग में कैसे करते हैं। उपधातु के क्षय वृद्धि हम देख चुके हैं, एंड धातु की क्षय वृद्धि ओज भी हमने देख लिया था, बल भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज सुश्रुत सूत्र 35, जहां पे आपको सारे अंगुल प्रमाण बताए हैं और जो हमारे सार हैं वो बताए हैं, जिससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सुश्रुत सूत्र 35 आतुर उपक्रमणी अध्याय के जो हाइलाइट्स हैं उसमें क्या कहते हैं, द्वय अंगुलम, द्वय अंगुल का क्या क्या होता है, वृषण, चिबुक, दशन, नासापुट, कर्णमूल और नयनांतरम। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जो वृषण वाला सेक्शन है, चिबुक और दशन, तो आप ऐसे याद रखो, जो आपका चिन्ह है उसके ऊपर ही आपके दांत हैं, चिन्ह के ऊपर ही माउथ होता है इसलिए दांत भी वहीं पे ही होते हैं। नासापुट, उसके ऊपर नाक भी है, कान भी वहीं पे ही है, ऊर्ध्व चतुर्गत की बात हो रही है, और नयनांतरम भी वहीं पे ही है। तो ये सारे के सारे द्वय अंगुल वाले ऊर्ध्व चतुर्गत की बात हो रही है, एक्सेप्ट फॉर वृषण। वृषण जो है वो अधोगत है। ठीक है, तो वृषण जो है वो दो ही होते हैं, वी ऑल नो, है ना।
टेस्टिस इज टू, एंड और बाकी के सारे जितने भी हैं वो सर ऊर्ध्व जत्रुगत है। हमें ये भी पता है कि नासा में कितने पुट होते हैं, दो ही होते हैं, दोनों तरफ नॉस्ट्रल्स होती हैं। कर्णमूल कितने होते हैं, दो कान तो दो कर्णमूल, दो नयन होते हैं तो नयनांतर भी 2 अंगुल हो जाएगा। चिबुक जो है वो थोड़ी में आपने देखा होगा किसी किसी की चिन्ह 2 में डिवाइडेड होती है ना, तो वो चिबुक हो जाएगा, स्माइली फेस करते हैं जब वो लोग। फिर दशन, दशन को भी हम सेंटर से डिवाइड करते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड के टीथ्स में क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग, तो दशन भी 2 अंगुल हो जाएगा। तो 2 अंगुल में हमने देखा वृषण, हमने देखा चिबुक, दशन, नासा, पुट, कर्णमूल, नयनांतरम, तो ये गलत नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारा 4 अंगुल। तो 4 अंगुल में क्या है, शिशन। अब हम वृषण की बात कर चुके थे, टेस्टिस की बात कर चुके हैं, तो जो शिशन वाला रीजन है वो 4 अंगुल होगा। मुख, नासा, वंश एंड कर्ण और ललाट कितने के होते हैं, 4 अंगुल के होते हैं। तो देखो कर्ण मूल जो है वो कितने का है, वो 2 अंगुल का है। लेकिन जो कर्ण पूरा है, पूरा 4 अंगुल का कान होता है, अपनी 4 उंगलियां रख के देखो कान के ऊपर, तो 4 अंगुल का कान होता है। नासा वंश मतलब जो नेजल ब्रिज है, नाक का जो ब्रिज है वो कितना है, वो भी आपका 4 अंगुल का है। आपका ललाट, फोरहेड जो है वहां पे भी अगर आप हाथ रखेंगे तो वो भी 4 अंगुल का होता है। आपका मुख जो है वो भी 4 अंगुल है। एंड ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 अंगुल वाले हमारे क्या हो गए, नासापुट मतलब कि हमारे नॉस्ट्रिल से रिलेटेड था, और कर्णमूल इससे कंपेयर करना है 4 अंगुल वालों को कि नासा वंश मतलब ब्रिज जो है वो 4 अंगुल का है, कर्ण पूरा का पूरा जो है 4 अंगुल का है, एंड ललाट भी 4 अंगुल का बताया गया है। क्लियर। अब आते हैं हम 12 अंगुल पे। तो 12 अंगुल में क्या बोल रहे हैं, भग मणिबंधम प्रकोष्ठ परिणाह स्तनांतरम। तो जो 12 अंगुलम बोला है उसमें आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है जो भग का रीजन होता है, जो मणिबंध का रीजन है, प्रकोष्ठ का परिणाम होता है, और जो स्तनांतर रीजन है, ये सारे कितने हैं, 12 अंगुल के होते हैं। ठीक है। तो इनके लिए आपको ये सेक्शन याद रखना है कि नीचे भग होता है, मणिबंध हाथ में होते हैं, कोष्ठ का परिणाम 12 अंगुल होता है, और जो स्तनांतर दोनों स्तनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 12 अंगुल होता है। एंड ये भी आपको 12 अंगुल ही मिलेगा। कंठ से हृदय, हृदय से नाभि, ये 12-12 अंगुल के डिस्टेंस पे होते हैं, और 12 अंगुल इनका प्रमाण बताया है। जबकि जो हस्त होता है वो 24 अंगुल का होता है। जंघा और उरु 18 अंगुल की, बाहु 32 अंगुल, और कर्पूर मणिबंध 16 अंगुल। इन्होंने बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 16 अंगुल है। तो आपको बस सिर्फ इतना अभी के लिए याद रखिए, इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हस्त का अच्छे से याद रख लो, जंघा उरु का अच्छे से याद रख लो, इसमें से और इसमें से स्तनांतर जो आपसे पूछा जा सकता है। तो स्तनांतर इस 12 अंगुल, हस्त इस उसका डबल 24 अंगुल, जंघा उरु 18 अंगुल होती है। ठीक है। जंघा और उरु 18 अंगुल। अब यहाँ पे हाथ बना हुआ है, इस हाथ में देखो प्रमाण कितना कितना है, किस किस अंगुली का। अंगुष्ठ में है 3.5 अंगुल। अंगुली जो हमारी अनामिका वाली है उसमें क्या है, हमारी इंडेक्स फिंगर जो है 4.5 अंगुल की, मध्यमा जो है वो 5 अंगुल की है। ठीक है। फिर क्या है, 4.5 अंगुल की रिंग फिंगर होती है, एंड 3.5 अंगुल जो है वो कनीनिका होती है। आई थिंक दिस इज कनीनिका, दिस इज अनामिका, दिस इज तर्जनी। ओके। एंड दिस इज मध्यमा। तो इसमें क्या याद रखना है, जो हमारी मिडिल फिंगर होती है उसके दोनों तरफ 4.5 है, और उसके दोनों साइड 4.5 के बाद 3.5 अंगुल है, यही बताना चाह रहे हैं। तो मिडिल फिंगर 5 अंगुल लिख के दोनों तरफ 4.5 उसके, और दोनों तरफ अंगुष्ठ और कनीनिका 3.5 होता है। क्लियर। फिर आ जाओ, नेत्र का आयाम जो है वो कृष्ण भाग से 1/3 होता है, कृष्ण भाग से 1/3 होता है, जबकि जब हम शालाक्य में पढ़ते हैं तो 1/7 या 1/9 ऑफ दृष्टि मंडल हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो कृष्ण भाग 1/9 या 1/7 होता है ऑफ द दृष्टि मंडल। नेक्स्ट इज, यहाँ पे इन्होंने 1/3 बोला है इसके रेफरेंस पे, पर क्वेश्चन जो है वो 1/7 1/9 वाला ही आएगा आपके लिए, वही आपको वहां पे मार्क करना है। फिर अब पुरुष उरह प्रमाण विस्तीर्णम स्त्री शोणी, ये याद रखना है कि जो पुरुष का उरह प्रमाण, जो उसका चेस्ट रीजन होता है, उतनी ही चौड़ी क्या होती है, स्त्री की श्रोणी वाला रीजन होता है, उसका जो पेल्विक गर्डल होती है वो उतनी ही होती है। अष्टांगुलम विस्तारम उरह तत् प्रमाणम पुरुषस्य कटी, एंड समविंशति अंगुल शतम पुरुषम
चेष्टायाम इति। तो इन्होंने बोला है कि जो स्त्री है उसकी जो चेस्ट रीजन है वो 18 अंगुल की है, उतनी ही पुरुष की कटी होती है। जबकि 24 अंगुल जो होता है वो स्त्री जो पुरुष है उसका चेस्ट एरिया होता है, ऐसा ही 24 अंगुल श्रोणी का विस्तार होता है स्त्री में। तो 18 और 24 याद रखना है। किसके लिए क्या बोला है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज आंत्र। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पुरुष जो है उसकी आंत्र की लंबाई कितनी होती है? 3.5 व्याम होती है पुरुष के आंत्र की लंबाई, जबकि स्त्री के आंत्र की लंबाई 3 व्याम बताई गई है। फिर एज ऑफ मैरिज जो आचार्य सुश्रुत ने बताई है वो 25 साल बोला है, एंड फीमेल के लिए 16 ईयर्स बताया, जबकि अष्टांग हृदय जो है वो 21 बोलते हैं, एंड अष्टांग संग्रह में भी 25 और 16 ही बोला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इधर से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आंत्र वाला एंड ये पुरुष की उराहा एंड श्रोणी इज इंपॉर्टेंट, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो हम चरक में सार पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे? हम शुरू करते हैं त्वक सार से, नीचे से ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो त्वक सार कैसा होता है? रस सार को त्वक सार कहा, पहली चीज। दूसरी चीज, सुप्रसन्नम मृदुत्वम, एंड ये कैसा रहेगा? अग्र रोमणाम त्वकसारम। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है इन्होंने कि जिसकी त्वचा एकदम प्रसन्न, फ्रेश, बहुत ग्लोई दिख रही हो, मृदु दिख रही हो जिसकी त्वचा, और रोम, वो त्वकसार वाला होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे सुप्रसन्न मृदुत्वम क्या दिखेगा, तो मृदु त्वचा होती है, प्रसन्न भी त्वचा ही होती है, ऐसे याद रखना है। क्योंकि वहां पे फिर आपको याद नहीं आएगा कि प्रसन्न कौन था, मज्जा प्रसन्न था, शुक्र प्रसन्न था, रक्त प्रसन्न था, नहीं। प्रसन्न हो रही थी हमारी त्वचा, क्योंकि हमने आजकल बहुत अच्छा केयर देखा है, हमने स्किन केयर बहुत ज्यादा लोग करते हैं, तो स्किन क्या है? त्वचा है। त्वचा प्रसन्न रखना है सबको अपनी, तो प्रसन्न और मृदु रखना है। नेक्स्ट इज रक्त। रक्त में क्या बोला है? स्निग्ध ताम्र नख नयन तालु। यहाँ पे क्या होगा? अब जितने भी आपके नख, नयन, तालु, अपन देखते हैं ना उंगली को प्रेस करके, अच्छा तुम्हारी उंगली में ब्लड की कमी है, ब्लड दिख रहा है, येलो हैंड दिख रहा है, तो नाखून को भी प्रेस करके देखते हैं। आईज से भी हम यही चीज देखते हैं जब अपन पांडु को देखते हैं, तालु में भी यही देखते हैं। जिह्वा ओष्ठ पाणी पाद तलम रखते हैं। तो जितने भी ये अपने कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट्स को हम चेक करते हैं फॉर अनीमिया, वो सारे ही रक्त में बता दिए इन्होंने। स्निग्धता देखनी है, ताम्रवर्ण देखना है, नख नयन तालु, जिह्वा ओष्ठ पाणी पाद तल का, जिह्वा ओष्ठ पाणी पाद तल का। फिर है मांस। मांस के लिए क्या बोला है? मांस के लिए कह रहे हैं अछिद्र गात्रम। मांस में क्या होगा? नो छिद्र। अब इतना ज्यादा बॉडी में मांस होगा तो कहीं पे भी छेद बना सकते हैं? नहीं ना, कोई भी छेद तो होगा ही नहीं, स्पेस ही नहीं होगी, ख वैगुण्य होगा ही नहीं वहां। तो अछिद्र गात्रम, नो छिद्र इन मांस। ओके, फिर गूढ़ अस्थि संधि, क्योंकि इतना मांस है तो ऐसे मोटे लोग जो होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें अस्थि और संधि दिखा ही नहीं देती है, गूढ़ अस्थि संधि हो जाती है। मासो उपचितश्च मासेन। ठीक है, तो मासो उपचितस्य मासेन। क्लियर? वन सेकेंड। सो क्या बोल रहे हैं ये? मासो उपचितश्च मासेन। तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे गूढ़ अस्थि संधि कहाँ होती है, तो अस्थि संधि गूढ़ मतलब गुम हो गई है, दिख नहीं रही है। वो कहाँ पे नहीं दिखेगी? वो नहीं दिखेगी मांस वाले में, आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इतना ज्यादा मांस है कि अस्थि संधि दिखाई नहीं दे रही है। तो गूढ़ अस्थि संधि डायरेक्ट वो देंगे तो आपको आंसर यही लगाना है, मासेन उपचितम। फिर है मेद। मेद में क्या बोल रहे हैं? स्निग्ध मूत्र, स्वेद स्वरम, बृहत शरीर, शरीरम आयास, एंड असहिष्णुता होता है इसमें। तो आपको याद रखना है मेद का मल क्या है? मेद का मल होता है स्वेद। स्वेद से क्या आता है? बॉडी में स्निग्धता आती है। मूत्र एक मल है, तो मेद में स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वरम मिलेगा। बृहत शरीर होगा, बड़ा शरीर, बहुत ही मोटे लोग बहुत ही बड़े दिखाई देते हैं, तो याद रखना बृहत शरीर मांस में नहीं है, बृहत शरीर मेद में है। एंड बहुत जल्दी थक जाते हैं वो, आयास बहुत जल्दी हो जाता है, और किसी भी चीज को सहन नहीं कर सकते, अरे ये हटाओ वो हटाओ, है ना। तो मोटे लोग यही बोलते हैं, उनको बिल्कुल सब खाली चाहिए और बढ़िया चाहिए। ठीक है, तो स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वरम इज मेद। बृहत शरीर होता है, आयास होता है, और असहिष्णुता उसमें आपको मिलती है। फिर आ जाओ अस्थि। अस्थि में क्या बोला है? बड़ा सिर होता है जिनका, वो अस्थिसार होते हैं। महाशिर स्कंद, उनके कंधे, उनका सिर, स्कल जो है, नॉर्मली आपने देखा होगा किसी किसी का बड़ा सा सिर होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बोन ही इतनी बड़ी है, पैराइटल फ्रंटल सारी बोन्स ही बड़ी बड़ी है उनकी, कंधे इतने चौड़े हैं उनके, क्योंकि बोनी स्ट्रक्चर ही उनका ऐसा है, चकला जैसे कहते हैं बोनी स्ट्रक्चर। फिर दृढ़ दंत हनुअस्थि नख, उनके जो दांत हैं, उनकी जो अस्थि है, नख है, सबके सब दृढ़ होंगे, काफी बड़े होंगे साइज में।
ठीक है, तो महाशिर स्कंद दृढ़ दंत हनु अस्थि नख बताया गया है। फिर आता है मज्जा में, तो मज्जा के लिए क्या बोल रहे हैं, आकृशम उत्तम बलम। मज्जा जो सार होता है वो कभी भी कृश नहीं होगा, पतला नहीं होगा, वो उत्तम बल वाला होगा। नेक्स्ट, बोन मैरो अच्छी है, हेल्दी है, तो उत्तम बल होगा उसमें। नेक्स्ट इज स्निग्ध गंभीर स्वरम, उसका जो स्वर होगा गंभीर एंड स्निग्ध स्वर होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे वातज प्रकृति में होता है हड़बड़ाते हुए कुछ भी बोल दिया और हो गया, नहीं, उसका स्निग्ध स्वर होगा, गंभीर स्वर होगा। जो मज्जा सार होता है सौभाग्य उपपन्नम महानेत्रम, बड़े बड़ी आंखें, आपने देखा होगा कुछ लोगों की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखें, तो महानेत्र होता है, सौभाग्य उसको मिलता है। और स्निग्ध घन गंभीर स्वर वो हमेशा बोलता है। फिर शुक्रसार कैसा है, स्निग्ध सहतम श्वेत अस्थि दंत नख बहुल काम प्रजम, तो शुक्रसार में बहुत ज्यादा काम और प्रजा रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें श्वेत कलर की अस्थि दांत नख आपको दिखाई देते हैं। स्निग्ध सहत श्वेत अस्थि दंत नख, स्निग्ध होंगे, सहत होंगे, श्वेत अस्थि दंत नख होंगे शुक्रसार में। ठीक है, जबकि हम दंत नख से रिलेटेड यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो दृढ़ थे, किसमें, वो दृढ़ थे फॉर दिस, दृढ़ थे यहाँ पे। ठीक है, फॉर दी अस्थि सार। नेक्स्ट इज सत्वसार। सत्वसार में क्या बोल रहे हैं, स्मृति भक्ति प्रज्ञा शौच शौर्यम अपेतम कल्याण अभिनिवेशम, वेरी इंपॉर्टेंट। कल्याण अभिनिवेशम कहाँ पे मिलता है, सत्वसार में। कल्याण अभिनिवेशम, सत्वसार कौन होता है, अच्छा आदमी जो सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके साथ अच्छा हो, उसका शौर्य होता है उसमें, वो बहुत साफ सुथरा रहता है, शौच होता है। स्मृति भक्ति प्रज्ञा, भगवान की प्रार्थना करता है, सबके कल्याण की कामना करता है, साफ सफाई से रहता है, और उसमें एक शौर्य रहता है। ठीक हो गया, सो दिस इज ऑल अबाउट द सार, एंड ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम भूमि प्रविभागीय अध्याय देखेंगे, उसके हाइलाइट्स देखेंगे। एंड अभी हम अष्टोनिंदितीय के हाइलाइट्स देख लेते हैं, बेसिक। अष्टोनिंदितीय अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, ये होल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। जब आप अष्टोनिंदितीय करेंगे तो टाइम लग सकता है, लेकिन गिव इट टाइम, इट एक्चुअली इज अ वेरी स्कोरिंग एरिया। ठीक है, सो अष्टोनिंदितीय क्या है, अति दीर्घ, अति रस्व, अति लोमा, अलोमा, अति कृष्ण एंड अति गौर, अति स्थूल, अति कृष जो है इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है कृष अच्छा है या स्थूल अच्छा है, कृष ज्यादा बेटर होता है। निद्रा का वर्णन भी यही किया गया है, निद्रा अच्छे से पढ़ लेना है। भूत दात्री किसको बोला है, रात्रि स्वभाव प्रभवा किसको बोला है ना, किसने कितनी मानी है, 6 किसने मानी, 3 किसने मानी है ना, 7 किसने मानी है, वो देख लेना है। तो इसमें कारण बताया है, अति कृश होने के क्या कारण होते हैं, रुक्ष अन्नपान, लंघन, प्रमितासन, क्रिया अति योग, शोक क्रोध, वेग विनिग्रह, रुक्ष उद्वर्तन, स्नान और अभ्यास जो है बताया है। प्रकृतिर जरा विकार अनुशयी, तो याद रखना है कि जो लोग रूखा सूखा खाते हैं, लंघन करते हैं, प्रमितासन करते हैं, क्रिया का अति योग कर देते हैं, जिन लोगों को बहुत शोक क्रोध वेग का निग्रह करते हैं, रूक्ष उपटन स्नान अभ्यास, और जो प्रकृति से ही वृद्धावस्था में चल रहे हैं, उनमें वात बहुत ज्यादा होगा और कृष्णता आ ही जाती है। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखना है, अति स्थूल में जो दोष बताए वो 8, उनमें से क्यों और किससे क्या होता है ये याद रखना है। आयु का क्षय उसमें मिलता है, आयु क्षय किसमें मिलेगा, मेदस्विनी मेद उपचय न तथेतर धातु, तो आयु क्षय किसमें मिलता है, जो मेदस्वी होता है उसमें मेद धातु इतनी ज्यादा बन रही है कि उसकी जो उत्तरोत्तर धातु है वो बन ही नहीं पा रही है, इसकी वजह से उसका आयु का क्षय होगा। क्योंकि जब शुक्र नहीं बनेगा, ओज धातु तक, ओज जो है वो बन ही नहीं रहा है, सभी धातुओं का सार ओज नहीं बन पाएगा, सिर्फ मेद ही मेद उपचय होते चले जा रहा है, तो आयु का क्षय हो जाएगा स्थौल्य वाले में। फिर है जवो उपरोध, जवो उपरोध में कह रहे हैं शैथिल्य सौकुमार गुरुता मेदसो, अब यहाँ पे भी मेद बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए जो व्यक्ति है उसमें कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, उसका शिथिलता रहती है, सुकुमारता रहती है, गुरुता रहती है। तो क्वेश्चन आएगा शैथिल्य सुकुमार गुरुता मेदसो, ये कौन से अति स्थूल का दोष है, तो जवो उपरोध दोष है, याद रखना है। फिर शुक्र बहुमेद आवृत मार्गम, कृच्छ व्यवहार्यता क्यों हो जाती है, क्योंकि शुक्र जो धातु है वो भी अच्छे से नहीं बन रही है, बहुत ज्यादा मेद होने की वजह से शुक्र का मार्ग अवरोधित हो गया है। असमत्वम धातु नाम, असमत्वम धातु नाम होने की वजह से दुर्बलता आ जाती है। मेदो दोष मल स्वेद, अगर मेद बन रहा है इतना ज्यादा, ऑफकोर्स उसका मल भी ज्यादा बनेगा, इसलिए आपने देखा होगा बहुत हैवी मोटे लोगों को बहुत पसीना आता है और बहुत बहुत ज्यादा स्मेल आती है उनके पसीने से, तो मल स्वेद बहुत ज्यादा है तो दौर्गंध्य मिल जाएगा उसका दोष। स्वेद अबाध स्वभावम मेद श्लेष्म संसर्ग
करिष्यन्ति बहुत गुरु व्यायाम असत्वम। तो याद रखना है कि स्वेद अबाध के लिए ये वाली बात बोली गई है कि स्वेद इतना ज्यादा वहां पे होता है, क्यों? क्योंकि स्वभाव से मेद और कफ जो है उसके आश्रय आश्रय के संसर्ग में चल रहे हैं, और व्यायाम वो सह नहीं सकता, तो व्यायाम असहत्वम होता है, इसलिए एक्सेसिव स्वेटिंग वहां पे होती है। नेक्स्ट इज तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि जो है उससे उसे भूख बहुत ज्यादा लगेगी। पिपासा प्रभुत कोष्ठ वायु। तो तीक्ष्ण अग्नि होने से भूख बहुत ज्यादा है, वायु बार बार कोष्ठ में जाके अग्नि को प्रदीप्त कर देगी, इसलिए उसको भूख प्यास भी ज्यादा लगती है। तो ये याद रख लेना है कि ना तथित्तर धातु आयुष्य में आया है, शैथिल्य सौ कुमार जबो प्रोत के लिए आया है, बहुमेध आवृत मार कर देगा शुक्र के लिए है, कृच्छ विवाहता। फिर असमत्वम धातु बन रही है दौर्बल्य में, मेदु दोष मल बद स्वेद जो है वो दौर्गंध के लिए है। फिर मेद श्लेष्म संसर्ग वाला स्वेद अबाध है, तीक्ष्ण अग्नि और पिपासा शुदा और पिपासा के लिए। क्लियर? फिर नेक्स्ट वाला तो हम सेक्शन आपका नेक्स्ट देखेंगे, विधि शोणित अध्याय वाला। नेक्स्ट सेक्शन में यज्ञपुरुषी हम कवर कर चुके हैं पूरा का पूरा, सो हमको सीधा रस वाले पे चले जाना है उसके बाद। ठीक है, रस वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके अतियोग से क्या होता है, किसने कितने रस बताए हैं, दैट विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, चलो अभी ओरल सेशन स्टार्ट कर देते हैं आपका, जिसमें मैंने आपको ड्रग्स के लैटिन नेम भी दिए थे, राइट? और जिसमें हमने आपको और क्या दिया था, आपके पेपर्स दिए थे। क्लियर? चलिए। तो आज के लिए क्या था? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर था, उत्तराखंड पीजी एंट्रेंस वाला, एंड ईएसआई एएमओ एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके। प्रीति जी, यस मैम। ओके, मुझे बताइए कि कल्याणक घृत कहाँ पे देते हैं? अपस्मार। उन्माद में। ओके, उन्माद। चार गुटिका की प्रमाण क्या है? कौल मात्रा। वेरी गुड। विश्व भेषज किसका पर्याय है? शुंठी का। सिरा ग्रंथि निम्न में से किसका भेद है? ओजशय स्त्रोतो सूत्र। स्त्रोतो स्त्रोतो दृष्टि में। वेरी गुड। रजो निवृत्ति आयु सुश्रुत ने क्या बताई है? 50 ईयर। वेरी गुड। सम्यक वमन दोष निर्हरण का क्रम क्या है? कफ औषधि, कफ, पित्त और वायु। पहले सबसे पहले औषधि आएगी, फिर कफ आएगा, फिर पित्त, फिर वायु। वेरी गुड। नेक्स्ट, नाल छेदन जो बताया गया है, नाभि नाल छेदन, उसमें आपको हम्म। क्या बोलते हैं वो, कि नाभि नाल जो छेदन आपको करना है वो वाग्भट के अनुसार कितने अंगुल पे करना है, और चरक हाँ, सुश्रुत? चरक चरक सुषुप्त 8-8 अंगुल पे और वाग्भट 4 अंगुल पे। ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, प्रज्ञा अपराध से कौन सा दोष प्रकोप होता है? सर्वदोष, त्रिदोष। वेरी गुड। सीतोप्लादी चूर्ण का रोग अधिकार क्या है? मधु सर्पी। रोगाधिकार राज्य क्षमा और अनुपान मधु सर्पी। हाँ, ठीक है। चलो, पिंड तेल का रोग अधिकार क्या है? बाकी सब ऑन द वात चैट रक्त। बॉक्स। वात रक्त। ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताइए कि बाधिर्य और मूक अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत कौन से रोग कहे गए हैं? जन बल प्रवृत्त। ओके, अगर मैं बोलूं कुष्ठ और प्रमेह तो कौन से होंगे? वो उसमें आदि बल आदि प्रवृत्त बल कर्म। प्रवृत्त में आ जाएंगे, है ना? शुक्र शोणित कुष्ठ वाले प्रमेह वाले सब इसमें आते हैं, और जन्म बल प्रवृत्त में मूक और बधिर आता है, वो जो कि गर्भिणी या माता के खान पीन की वजह से होते हैं, या दौरत के अवमानन से। चलो नेक्स्ट मुझे बता देंगे कि सिराओं की संख्या कितनी होती है सुश्रुत के 700, अनुसार? 700। ओके, कर्ण पृष्ठ के अधा भाग पे कौन सा मर्म होता है? विदुर। वेरी गुड। जांगम विष के अधिष्ठान कितने हैं? 16। ओके। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, श्रुत, क्वाथ और निरहु किस कल्पना के पर्याय हैं? क्वाथ के। औद्भिद द्रव्य जो है उनके अंतर्गत वट, अश्वत और उदुम्बर किस में आता है? वनस्पति वनस्पति, वानस्पत्य। वनस्पति, वनस्पति। शब्द असहत्वम किस धातु क्षय में बताया है? रसक क्षय में। रंजक पित्त का स्थान वाग्भट ने क्या बताया है? अष्टांग संग्रह में। आमाशय। आमाशय। मृत्युतर काठिन्य शरीर के किस भाग से प्रारंभ होता है? वर्म, वर्त वक्ष। में से। वर्त में से। SLR टेस्ट किस में करते हैं? ये ग्रदसी में। ओके। अश्रिक दर की चिकित्सा क्या है? रक्त पित्त के समान।
गर्भिणी को बस्ती कौन से मंथ में देते हैं? अष्टमांश में। वेरी गुड। प्रसूता में हृदय, शिर, बस्ती में होने वाले शूल को क्या कहते हैं? मक्कल शूल। पुष्प नेत्र का प्रमाण कितना होता है चरक के 10 अंगुल। अनुसार? ओके। 10 अंगुल। भारत का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 36। ओके, थर्टी वैसे वो सिक्स ऑप्शन में -36 लिख के देना चाहिए था, पर ठीक है, -36, 36 ही है। सर्वोत्तम स्नेह क्या है? घृत। ओके, वेरी गुड। गुणसूत्र की संख्या कितनी है? मतलब गुण और नोट 24 जोड़े 48। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, गृध्रसी व्यक्ति में शूल कहाँ पे होता है? स्नायु, नाड़ी, धमनी, पेशी? नाड़ी में नर्व्स में। ओके, जो साइटिका नर्व। विकासमान बालक है वो नेक होल्डिंग कब सीख जाता है बच्चा? कौन से मंथ फोर में? मंथ 4 मंथ में। ओके। 4 मंथ 4 मंथ। संसर्जन क्रम कब करते हैं? पूर्व, पश्चात, प्रधान? पश्चात में। विंध्यावासी योग किसमें दिया जाता है, चिकित्सा अधिकार? राजक्षमा। ठीक है, स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी है? स्नेह की प्रविचारणा। चरक में ये बताइए ना 24। स्नेह प्रविचारणाएं। 24। ओके। काश्यप नेक्स्ट निदेश। बताएंगे कि पातंजल योग सूत्र के अनुसार अष्टांग योग में लास्ट क्या आता है? समाधि। ओके। नेक्स्ट इज स्पर्श वैगुण्यम किसके क्षय का लक्षण है? वात, पित्त या श्वेत? और उसका स्वेद का। स्वेद। ठीक है, वेरी गुड। निराली, रुको, लैटिन नेम। यस मैम। जी हाँ हाँ, लैटिन में मैं इंग्लिश का बोल दोगे तो हिंदी का बता दूंगी मैं। और अच्छा, वैसे मुझे वो ट्रिक से याद है। हाँ। ठीक है, ट्राई करते हैं, है ना? जी। चलो, मुझे सबसे पहले आप बताएंगे एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। हाँ, काल काल मेघ का। ओके, और अकेंथेसी फैमिली। वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगे आप मुझे अर्क का। अर्क का वो फ्लोर उसका। मैं कैलोट्रोपिस। कैलेटरी प्रोसेरा। हाँ। कैलेटरी फैमिली। प्रोसेरा। फैमिलीज का वो एक्सिल पीएडीसी फैमिली। हाँ, एस्प्लिडेसी फैमिली होती है, अर्क साइकिल चलाता हाँ। है। ठीक है। हाँ। चलो, लेप्टिडेनिया रेटिकुलेटा। जीवंती। वेरी गुड। फैमिली। जीवंती फैमिली। ये था एक्सिलिडेसी हाँ, ये भी एरेसी। एक्सप्लिडेसी में ही आता है, ये भी एक्सेप्टेड। सेम ही है। ठीक है। सूरण। मैम सुरन का बहुत बड़ा सा नाम है वो कैप्रेस करके कुछ है। हाँ, एंड्रो। एमोर्फोफिलिस कैम्पेनुलेटस। ठीक है। और एरेसी फैमिली है उसकी। ओके। सेमिकार्पस एनाकार्डियम। भल्ला तक। ओके। बुचनेनिया लेटिफोलिया। प्रियाल। वेरी गुड। फैमिली। वो लास्ट वाला था। सेमी कार्बोरेनिक कार्बोनिक फैमिली थी वो। एनाकार्डियेसी जो भल्लातक की है वही इन सब की है। एनाकार्डियस हाँ। हाँ एनाकार्डियस ठीक है, फैमिली। ओके प्रीति, चलो, थैंक यू। चलो, निराली। यस मैम। निराली बेटा, आप मुझे बताओ, रावोल्फ या सरपेंटिना? सर्पगंधा। एपोसाइनेसी। नीरियम इंडिकम? करवीर। वेरी। एपोसाइनेसी। ओके। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, सारिवा का लैटिन नेम क्या है? हेमिडेस्मस इंडिकस एस्क्लेपिडेसी। ओके। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस? मेसरूंगी। एस्क्लेपिडेसी। बार्लेरिया प्राइनेटिस? हाँ। शेरेक। हाँ। एपोसाइनेसी। एक्केंथेसी? एकेंथेसी हाँ हाँ। ठीक है। वो त्वचा के साथ, हाँ हम्म। वसा के साथ है। हाँ, वसा के साथ ही है। चलो, अग्नितुंडी वटी का मुख्य घटक क्या होता है? हम्म। वचनाभ, मरी। कुचला, अर्क, रासना? कुपिलु कुपिलु। कुपिलु। कुपिलु होता है। कषाय हम्म। रस के अति सेवन से क्या होता है? कृष्णा, कंपन, पक्षाघात या अम्लपित्त? पक्षाघात। पक्षाघात। ओके। पुरुषार्थ चतुष्टय का मूल क्या है? आरोग्य, दान, साहस या ज्ञान? आरोग्य। ओके। आरोग्य। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, श्लेष्मक कफ कहाँ पे रहता है? आमाशय, संधि, नेत्र या ग्रहणी? संधि। शरद ऋतु में प्रशस्त कर्म क्या है? विरेचन। ओके। बाकुची का प्रतिनिधि द्रव्य क्या है? चक्रमर्द बीज। चक्रमर्द का लैटिन नेम क्या है? अ, अ, कै,
केशिया। कैरेसा कैंडल। हाँ, केशिया केशिया टोरा। टोरा। चक्र गोल गोल घूमता है, हाँ, केशिया टोरा। हाँ। चलो नेक्स्ट मुझे बताएंगे कि तेल बिंदु परीक्षा में छत्राकार मिलता है तो कौन सा दोष इंडिकेट करेगा योग रत्नाकर? वात पित्त कफ त्रिदोष। पित्त है शायद। पित्त दोष है। हम्म। हम्म। चलो नेक्स्ट मुझे बताएंगे बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष किस रोग के संबंध में बोला है? श्वास स्थौल्य प्रमेय प्रमेय। या प्रदर? प्रमेय के लिए बोला है। प्रम आत्मगुप्ता अवघर्षम हितम तस्य अवबोधने किसकी चिकित्सा है? संन्यास की। ओके। पक्व जो हो जाता है हमारा मोतियाबिंद या पर्ली वाइट कलर का जो लेंस होता है वो कौन सा कलर दिखता है इसमें बेसिकली? श्वेत वाइट पीली। कलर ही होता है। हम्म। वाइट। शायद। अनआर्तवा अस्तना कौन सी योनि व्यापद है? संडी योनि व्यापद। नेत्रवर्त में मंद रुजा सूक्ष्म पीड़िका होती है। वर्त में शर्करा अंजनामिका हम्म, पुथ की। मंदरुजा अंजनामिका। नेक्स्ट गुड़ आद्रक जो है उसका यूज किसमें करते हैं? शोथ गुल्म अर्श या सभी? ओल। ओके। नेक्स्ट मुझे बताएंगे विसर्प की प्रारंभिक अवस्था में हम कौन सी चिकित्सा कभी नहीं करते? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। स्नेह। स्नेहन नहीं करते। स्नेह नहीं वात कर। रक्त की बेस्ट चिकित्सा क्या है? रक्त मोक्षण। बस्ती। बस्ती बस्ती, हाँ सॉरी, है ना? विसर्प की है रक्त मोक्षण। विसर्प की रक्त हाँ। मोक्षण है। हम्म। व्याधि सात में किसका पर्याय है? व्याधि उपशय साथ में। अनुपशय संप्राप्ति। उपशय उपशय। हाँ शरधरण उपशय। योग आमाशयगत वात में शरधरण योग लेते हैं, ठीक है। और कहाँ लेते हैं हम्म। शरधरण योग? उरुस्तम में स्नेह रहित सठधरण जोड़ना देना। हाँ और यहाँ पे स्नेह युक्त होता है। वेरी गुड। हम्म। चलो नेक्स्ट बताएंगे आम दोष प्रदोषज व्याधियां कौन सी होती हैं? ग्रहणी अतिसार अल्सर विसूचिका उदर ग्रहणी या ज्वर ग्रहणी? अल्सक विसूचिका विलंबिका। ओके। नारायण चूर्ण में गुल्म रोग के लिए क्या अनुपान लगेगा? बदराम्बु। वेरी गुड। मालत्यादि तेल जो है वो कहाँ प्रयोग करते हैं? अ, दारुणक ध्यान नहीं इंद्रलुप्त आता। पालित्य खालित्य? इंद्रलुप्त। इंद्रलुप्त ने। अमृत प्राश घृत किसमें बताया है? शतक्षेण में। वेरी गुड। पुनरावर्तक ज्वर जो है उसमें किस प्रकार की बस्ती देते हैं? यापन बस्ती। यातना बस्ती का अगर व्यापक हो जाए तो क्या करते हैं चिकित्सा? दीपन चिकित्सा। ओके। अहिपूतना का दोष क्या है? अहि पूतना अहि कर कफ रक्त। वेरी गुड। स्तन कीलक अगर हो जाता है तो पहला उपक्रम क्या है? घृतपान कराना है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट मुझे बताओ गुलियन बेरे सिंड्रोम अफेक्ट्स दी पीएनएस सीएनएस या अम, बोथ? हाँ, पीएनएस। पेरिफेरल ग्लैबुलर टैप नर्व। साइन इज फाउंड इन पार्किंसंस सियाटिका आरए लंबर स्पॉन्डिलोसिस? पार्किंसन में वेरी मिलता है। गुड। टैपिंग। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे कि जो हरितक्यादि योग दिया है चरक चिकित्सा वन रसायन पाद में उसमें क्या हम्म। क्या आता है या फिर क्या इसमें से नहीं है? गुड़ विडंग सैंधव रजनी विभीत की। ओके, हाँ, मतलब संशोधन के लिए जो देना है। हम्म। हरितकी चूर्णानि सेंधवाम्लके गुणम वचा विडंग रजनी पिपली विश्व भेषजम। हाँ तो विभीत की उसमें नहीं आता है, उसमें नहीं होता। ये सब आते हैं। नेक्स्ट मुझे बताएंगे यष्टि मधु चूर्ण का क्या अनुपान है मेद्य रसायन में अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक? क्षीर। वेरी गुड। नेक्स्ट अटरूषा आदि क्वाथ के तीन घटक द्रव्य जो कि चरक द्वारा रक्तपित्त के लिए बताए गए हैं। वासा हाँ, यष्टि मधु हरित